हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर से बेटा हम ऑल टुगेदर एक न्यू सब्जेक्ट्स के बारे में लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे विच इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। आप सबको पता होगा या आप सब देख रहे होंगे बेटा कि क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है फॉर स्पेसिफिक सीबीएसई बोर्ड से जो स्टूडेंट्स रिलेशन रखते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि उनके इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए स्टैंड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी स्टैंड फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। और एग्जाम में इन दोनों का इक्वल वेटेज होता है। अगर पेपर 80 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स के दोनों पार्ट्स पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, पार्ट ए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेट करता है उसके अंदर अपने कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जो हमें यहाँ पे लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है। और पार्ट बी के अंदर भी कुछ अपनी स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं जिनको हमें यहाँ पर लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है। तो हम पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, फिर ख़त्म करेंगे अपना पार्ट बी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं पूरी कोशिश करूँगा बेटा कि इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि बेटा आप अपना 100% डेडिकेशन यहाँ पे रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ हर एक लेक्चर को देखेंगे, और कोई डाउट होगा तो फिर वो डाउट भी आप मुझसे पूछोगे। ठीक है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को एज फास्ट पॉसिबल बेटा मैं ले सकूँ और उनका सोल्यूशन आपको दे सकूँ। देखो बेटा, अगर हम क्लास 12 की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स ही। पर पहले ना हम एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो, आपका ना पेपर 3 घंटे का होने वाला है एज यूजुअल। ठीक है, इकोनॉमिक्स का। और आपको पता है कि आपको जो थ्योरी पोर्शन है इकोनॉमिक्स में वो 80 मार्क्स का पूछा जाता है। बाकी 20 मार्क का प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट जो है वो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह होगा, वो वहाँ पर आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। मेरे हाथ में जो है बेटा वो आपके 80 मार्क्स हैं, तो मैं आपको 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करूँगा। बाकी 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में होते हैं, क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल वगैरह जो है, प्रोजेक्ट वर्क जो है, वो आपको अपने स्कूल लेवल पे देखना होता है। बाकी अगर आप अच्छे से अपने स्कूल वालों के साथ रिलेशनशिप्स बना के रखते हो, अच्छा कनेक्शन रखते हो, तो 20 में से 20 वहाँ मिल ही जाते हैं। ठीक है। बाकी मेरी जो जर्नी है आपके साथ बेटा वो इस 80 मार्क्स के साथ है कि आप इन 80 मार्क्स में 80 आउट ऑफ 80 कैसे ला सकें। ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप ये समझिए कि आपके पूरे इकोनॉमिक्स में फॉर क्लास 12 दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए स्टैंड फॉर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और ऑब्वियसली बात है, इनके अंदर कुछ यूनिट्स यानी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हमें अंदर गो थ्रू करने हैं। जैसे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हमें यहाँ पे पढ़ना है, यूनिट 1। यूनिट 2 में हमें मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है। यूनिट 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखेंगे। और अगर हम बेटा पार्ट ए यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें, तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वलेंट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर आपके जो दो चैप्टर्स हैं वो बहुत हाईलाइटेड है। एक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट 1, और एक है यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेटा ये दो चैप्टर अकेले कैरी करते हैं 22 मार्क्स। तो इसलिए जब ये चैप्टर्स हम पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डेडिकेशन के साथ आपको अपना ध्यान देना होगा। ठीक है। यस। फिर आपके पास पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था बेटा, बोलते हैं ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बोलते हैं ना रूल के बाद, ठीक है, आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 200 ईयर्स तक हमारे देश के ऊपर बेटा रूल किया, हमारी कंट्री को एज अ कॉलोनियल कंट्री बना के रखा। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तो उसके बाद हमें देखना है कि हमारे देश में क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस हुए 1947 से लेकर 1990 तक। और उसके बाद 1991 में बेटा एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे बोलते हैं ना कि मनमोहन सिंह जी। ठीक है। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर बेटा एलपीजी की पॉलिसी को क्रिएट करा था, और वो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था बेटा हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। ठीक है, सिंस 1991। तो देखेंगे कि हमारे देश को 1947 से लेकर 1990 तक क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मिले, और 1991 में हमारे देश में क्या मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए। तो ये हमारे बोलते हैं ना एग्जाम में बेटा 12 मार्क्स का बोलते हैं ना ये यूनिट कवर होता है। फिर उसके बाद है करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडिया, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, रूरल डेवलपमेंट कैसा है हमारे देश में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है
सस्टेनेबल बोलते हैं ना डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर अगर हम डेवलपमेंट कर पा रहे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इन सब में हमको क्या चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं तो वो पढ़ेंगे हम। ये अकेला जो यूनिट है मेरे बच्चे, यूनिट 2 पार्ट बी के अंदर, ये कितने मार्क्स को कैरी करता है? 20 मार्क्स को कैरी करता है। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके नहीं पुटअप होते होंगे एग्जाम में। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स। आपको पता है हमारे दो इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, तो उनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं अपने देश का। ठीक है, बोलते हैं ना कि जीडीपी को लेकर, ठीक है, इनकम को लेकर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम कंपैरिजन यहाँ पर बैठाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है और एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का। तो अगर पार्ट बी में देखो तो आपके शुरू के जो 2 यूनिट्स हैं यानी 2 चैप्टर्स हैं, ये अकेला कैरी करते हैं 32 मार्क्स। सोचो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है पार्ट ए पार्ट बी में कुछ कुछ यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना डेडिकेशन बनाकर रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास ना बेटा सिलेबस है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये सब आपको पढ़ना है और गो थ्रू करना है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना होने दो। बाकी ये डिटेल में है कि नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या पढ़ना है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर एक बार देख सकते हो। हालांकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो यही सब चीज़ें हम कवर करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये सिलेबस के अंदर कवर होता चला जाएगा। फिर मनी एंड बैंकिंग के अंदर हमें क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारे सिलेबस में बोला गया है बेटा हम स्ट्रिक्टली उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अदर बोर्ड्स में भी लगभग लगभग ऐसा ही होता है बेटा। तो अगर कोई अदर बोर्ड्स का है, ठीक है, तो वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकता है आराम से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हो और अपने एग्जाम्स को दे सकते हो। अच्छा, फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उसमें यूनिट 6 है, जैसे डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, करंट चैलेंजेस फेसेस इन इंडिया, ठीक है, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद कंपैरिजन विद नेबर्स। तो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो जब आएंगे इन सारे के सारे यूनिट्स में तो पढ़ते रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा सबसे पहला यूनिट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम स्टार्ट करेंगे अपना कहाँ से बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम अपना पहला यूनिट यानी पहला चैप्टर कवर करेंगे विच इज़ नोन एज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो एग्जाम में 10 मार्क्स तक की पूछ ली जाती है। अब अगर मैं बात करूँ बेटा यूनिट 1 यानी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, तो इस चैप्टर के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, उनके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ना है। 2 सेक्टर इकोनॉमी, वैसे 3 सेक्टर 4 सेक्टर भी होता है, बट हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कवर करेंगे। वैसे ही एडिशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट यानी बैंकिंग सिस्टम भी अगर इंक्लूड हो जाए तो फिर क्या चेंज देखने को मिलता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, वो हमें देखना है। कैसे हम स्टडी कर सकते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इस चैप्टर का नाम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है, तो यहाँ पे हमें पूरे देश की नेशनल इनकम निकालनी है। देखो एक इंडिविजुअल पर्सन इनकम कमाता है तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम है, पर हमारे देश में बेटा 165 प्लस मिलियन 165 प्लस मिलियन की जनसंख्या यहाँ रहती है। तो अगर हम इन सब की इनकम को जोड़ दें तो ये हमारे पूरे देश की इनकम बनती है विच इज़ नोन एज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स हमें पढ़ने होते हैं, तो उनकी स्टडी कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। कैसे हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे शफल हो सकते हैं देखेंगे आगे, जब टॉपिक पाएंगे अच्छे से समझेंगे, बट एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे कैसे शफल, कैसे शिफ्ट होते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखना है। कैसे हम अपने देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू एडेड यानी प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, इनकम मेथड के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग, कैसे इन मेथड्स के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम फाइंड किया जा सकता है ये देखेंगे। कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं और कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होते हैं जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, तो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम अपने देश के इनकम निकालते हैं तो वहाँ पर हम कौन से आइटम को इंक्लूड करेंगे कौन से नहीं, क्योंकि इस पर MCQs भी आ जाते हैं, तो देखेंगे। नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं ये हम देखेंगे।
नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर किसे बोला जाता है, ये हमें देखना है। और जीडीपी एंड वेलफेयर एक डिफरेंट कंसेप्ट है, अगर है तो किस बोलते हैं ना बेसिस पे आप कह सकते हो कि जीडीपी और वेलफेयर एक डिफरेंट कंसेप्ट है, वो हमें देखना है। तो ये हमारे पूरे चैप्टर का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर बोल दीजिए या इसको एक यूनिट बोल दीजिए, तो इसका हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको पढ़ाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बोलते हैं ना डाउट बच्चों के माइंड में रहता है कि सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, क्योंकि कई बच्चों के बीच में ना इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को लेकर ही कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और कई बच्चे इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी से रिलेट कर देते हैं या इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स से, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है देखिए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप इसको देख लीजिए। देखो जैसे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो क्या है मीनिंग, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्टडी करना होता है कि हाउ पीपल, कैसे देश में रह रहे लोग, हाउ पीपल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, ठीक है, कैसे एक देश में रह रहे जो लोग हैं, पीपल्स हैं, बिजनेसेस जो किसी न किसी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और गवर्नमेंट जो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को चला रही है, ठीक है, देश के पॉलिसीज़ को बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो कैसे देश में रह रहे लोग, बिजनेसेस और गवर्नमेंट यूज़ करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जा रहा है टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। देखो बेटा एक बात तो ये बोलते हैं ना कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, चाहे आप एक पर्सन के लेवल पे देखकर आप उसको समझो, या एक फैमिली के लेवल पे, या एक पूरे स्टेट या कंट्री या पूरे वर्ल्ड के लेवल पर रखकर आप इस कंसेप्ट को देखो, तो ना रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास इनकम लिमिटेड है, अब उसे उस लिमिटेड इनकम में रह के अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। अब जैसे एक व्यक्ति की इनकम लिमिटेड होती है, तो एक घर की भी ओवरऑल एक घर की भी इनकम लिमिटेड होती है, तो उनको अपने लिमिटेड इनकम में रह के क्या करनी होती है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। वैसे ही एक स्टेट की, सोसाइटी की, एक कंट्री की, एक वर्ल्ड की जो टोटल रिसोर्सेज है, चाहे उसमें इनकम हो, क्या इनकम ही रिसोर्स होता है, क्या मनी ही रिसोर्स होता है, नहीं। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स स्टैंड फॉर मनी, ठीक है, मनी, ठीक है, कैपिटल जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मशीन्स वगैरह, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, और आप ह्यूमन रिसोर्स, जो भी लेबर, वर्कर्स, एम्प्लॉय आपके देश में हैं जो काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब मिलाकर ना एक्सेट्रा, इनके अलावा भी हो सकते हैं, पर मेनली मनी, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब क्या है बेटा आपके पास रिसोर्सेज है, और ये रिसोर्सेज ना लिमिटेड ही होते हैं या अनलिमिटेड नहीं होते। तो इनका आप कैसे यूज करोगे टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट, आप तो सब कुछ चाहते हो पर सब कुछ तो नहीं मिल सकता बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो आपको ना ये देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है कि कैसे देश में रह रहे लोग, बिजनेस या गवर्नमेंट यूज करेंगे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को, वांट्स को, लिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स, कि कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जैसा पैसा, टाइम, लैंड को कैसे यूज किया जाता है अनलिमिटेड नीड्स जैसे खाना, कपड़े, घर, लग्जरीज आइटम को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि देखो आप सब कुछ तो नहीं ले सकते, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आपके पास पैसा, टाइम, लैंड यानी मनी, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, सब ये लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर आप कैसे अपनी अनलिमिटेड लैंड्स नीड्स को, जैसे कि खाना, कपड़े, घर, लग्जरियस आइटम, जो भी आपकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, कैसे आप उनको फुलफिल करेंगे, इसी चीज को स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाया जाता है, ठीक है। अच्छा जैसे एक एग्जांपल है, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपने मान लो आपके पास चॉइस है, या तो आप पिज़्ज़ा ले सकते हो 100 रुपये में, या आप मूवी देख सकते हो। तो देखो 100 रुपये में आप दोनों नहीं कर सकते ना, करना तो कोई एक ही है। तो आपको इसी चीज़ की स्टडी करना कि भाई हम इस 100 रुपये में पिज़्ज़ा खाएंगे कि मूवी देखेंगे,
इसी चीज की स्टडी करना क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो दोनों नहीं ले सकते, यही यही चॉइस और स्केर्सिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मेन कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो कमी है क्योंकि पैसा लिमिटेड है, तो आपका चॉइस पैदा हो रहा है, या तो पिज्ज़ा खाओगे या तो मूवी देखोगे, चॉइस पैदा हो रही है, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो यही इकोनॉमिक्स का मेन कंसेप्ट है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करोगे। ऑब्वियसली बात है, मान लो भूख लग रही है तो पिज़्ज़ा खाना पसंद करोगे। ठीक है, अगर भूख नहीं लग रही है, पेट एकदम फुल है, तो आप कहोगे पिज़्ज़ा नहीं खाते यार, चलो मूवी देखते हैं। तो वही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगेगा अपने लिए, आप उस लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के अपनी उन वांट्स को क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। क्या की पॉइंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? भाई रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, चॉइस करना पड़ता है, यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि क्या बेस्ट है हमारे लिए, और हर चॉइस का अपना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने पिज़्ज़ा खाया तो आपने पिज़्ज़ा तभी खाया जब आपने मूवी की जो चॉइस है उसको सेक्रीफाइस कर दिया। तो जब आपने मूवी की चॉइस को सेक्रीफाइस कर कर पिज़्ज़ा को ग्रैब किया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, पिज़्ज़ा की चॉइस को एक्सेप्ट किया, तो यानी पिज़्ज़ा को पाने के लिए आपने मूवी देखना सेक्रीफाइस कर दिया, मूवी नहीं देखी आपने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ए व्यक्ति है, इसको ऐसे समझो, ठीक है, एक ए पर्सन है, ठीक है, वो एक मान लो रिलायंस कंपनी में काम करता था, मान लो, ठीक है, रिलायंस कंपनी में उसको यहाँ पर मान लो 80,000 रुपीज़ पर मंथ की क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी। ठीक है, अब उसको ना एक दूसरी कंपनी से ऑफर आता है, ठीक है, मान लो ये दूसरी कंपनी टाटा कंपनी है, ठीक है, और ये कहती है कि मैं आपको 90,000 पर मंथ देने को तैयार हूँ। ठीक है, 90,000 पर मंथ देने को तैयार हूँ। आप बताओ आप कौन सी कंपनी में जॉब करना पसंद करोगे? ठीक है, इमोशनल मत हो जाना कि सर सालों से हम रिलायंस कंपनी में काम करें तो यहीं करेंगे। अरे इमोशनल मत हो, थोड़ा टेक्निकल होकर सोचो। रिलायंस कंपनी में 80,000 मिल रहे हैं, टाटा कंपनी में 90,000 पर मंथ मिल रहे हैं, कहाँ शिफ्ट हो जाओगे? तो ऑब्वियस ही बात है ना, रिलायंस से स्विच होकर टाटा कंपनी में चले जाओगे। इसका मतलब है आपने अपनी 80,000 की सैलरी को सेक्रीफाइस किया ये 90,000 पर मंथ की सैलरी को पाने के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, आपने ये जो 90,000 पर मंथ की सैलरी को बोलते ना अचीव किया, ये तभी किया है जब आपने कुछ ना कुछ खोया है। तो जो आप खोकर आते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, जो आप चीज़ खोते हो ना, उसी को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो एवरी चॉइस, जो भी आप चॉइस करते हो उसके लिए आप कुछ ना कुछ खोते हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो खो कर आए हो ना, वो जो खो के आए हो वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये आपका बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स का पॉइंट होता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो हमें ये स्टडी करना सिखाता है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इसलिए इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारे जो क्लास 12th में जो सिलेबस है सीबीएसई का, वो पार्ट ए के अंदर क्या कवर करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा आप क्लास 11th में पढ़कर आ चुके होंगे, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेट करता है। अगर कोई अदर बोर्ड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्या पता कोई अदर बोर्ड का बच्चा देख रहा हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी उसका क्लास 12th में हो। ठीक है, तो होगा तो कोई बात नहीं, हम क्लास 11th की जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप वहाँ से बोलते ना माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। अगर किसी के पास क्लास 12th में कोई अदर बोर्ड का बच्चा है, उसके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12th में, तो वो मेरे क्लास 11th का बोलते ना प्लेलिस्ट खोलना, जब मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा तो आप वहाँ से देख लेना। फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा वो किस पे चलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे चलेगा। ओके, बोलो बात समझ में आ गई? यस। अब नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो देखो इकोनॉमी का मतलब होता है, इकोनॉमी एक प्रॉपर सिस्टम है इन विच, जहाँ पे पीपल प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? या तो गुड्स या तो सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं सर्विस ले रहे हो। हालांकि आप मुझे पे नहीं कर रहे हो, पर अगर मान लो मैं अच्छा आगे ग्रो करता हूँ तो यूट्यूब मुझे पे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं
प्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ ना कुछ जैसे सर्विस, वैसे ही इस पूरे बोलते हैं ना कंट्री के अंदर, हम इंडिया में तो इंडिया की बात करेंगे, इस कंट्री के अंदर बेटा जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस करके, या वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो ये पीपल्स जो गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर ये लेटर ऑन डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है इन्हें बांटा जाता है, इनकी सेल्स होती है, और सेल्स करने के बाद जो लोग इनको बोलते हैं ना परचेस करते हैं, जो इनको कंजम्पशन के लिए लेते हैं, फाइनली वो क्या करते हैं, इस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में लोग क्या करते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करें या सर्विस प्रोड्यूस करें, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर लेटर ऑन लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, कंज्यूम किया जाता है। क्या कंज्यूम किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, या तो कंट्री के अंदर या किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है, यस। अच्छा, इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, अगर इंग्लिश में बात करें तो इकोनॉमी का मतलब होता है किसी देश या रीजन का पूरा सिस्टम, किसी देश या रीजन का एक पूरा सिस्टम जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं यानी प्रोडक्शन होता है, फिर उन्हें बांटा जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर उसे यूज किया जाता है यानी उसका क्या किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है, ठीक है। तो हर एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन होता है, जो एक प्रॉपर सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इकोनॉमी इज नथिंग बट सिस्टम है जहाँ पे पीपल्स प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एंड कंजम्पशन करते हैं। सिंपल एग्जांपल में बात करें तो इंडियन की इकोनॉमी में फार्मर्स क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वही क्रॉप फैक्ट्रीज में जाती हैं और गुड्स की शेप लेती हैं, उनसे गुड्स बनाया जाता है और फिर लोग उन्हीं को खरीद कर यूज करते हैं। ये पूरा फ्लो ही इकोनॉमी है कि पहले प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस के बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्शन हुआ, फिर ठीक है उसके बाद फिर लोगों ने उसको कंज्यूम किया। तो ये पूरा एक फ्लो है, तो यही इकोनॉमी है, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। की पॉइंट्स क्या है इकोनॉमी में, कि एक सिस्टम है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। हर कंट्री की अपनी अलग इकोनॉमी हो सकती है, सिस्टम यही होता है पर अलग इकोनॉमी, क्योंकि देखो हर देश का ना जो कल्चरल डिफरेंस है, कस्टम है, रीति रिवाज हैं, ठीक है, वो अलग हो सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो हमारे इंडिया में, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, ठीक है, जैसे स्पेसिफिकली मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, देहरादून में, तो यहाँ पर लोग ना मोस्टली बोलते हैं ना कि राइस, चपाती, दाल ये कंज्यूम करते हैं। वैसे ही अगर हम यूएसए में जाएं तो लोगों का वहाँ पे ये फूड पैटर्न नहीं है, वहाँ पे लोग अलग तरीके से फूड कंज्यूम करते हैं। जापान में जाओगे, वहाँ सी एरिया है चारों तरफ, ठीक है, बीच में बोलते हैं ना जापान, तो वहाँ पर क्या है, सी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे उनका फूड पैटर्न अलग है खाने का, ठीक है। वैसे ही वेस्टर्न कल्चर में जो क्लोथ वेयरिंग है वो अलग है, हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा सा क्लोथ वेयरिंग अलग है। तो क्या होता है बेटा कि बोलते हैं ना हर कंट्री का कल्चरल डिफरेंस, कस्टम, ठीक है, रिचुअल्स चेंज होने के कारण क्या हो सकता है कि हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, पर यह सिस्टम सेम ही रहता है, होता हर जगह यही है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। जैसे एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ठीक है, जापान इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी बोल सकते हो आप, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के अंदर। और हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, देखो है तो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो ना इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, जैसे किसी एक मार्केट की, किसी एक कंज्यूमर की, किसी एक फर्म की। पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो स्टडी करता है एज अ इकोनॉमी, एज अ होल, ठीक है। यानी यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं होती मैक्रो में, मैक्रो में स्टडी होती है पूरी इकोनॉमी की। लाइक देश में, देश की नेशनल इनकम निकालनी है आपने, उसकी स्टडी होती है। देश का जीडीपी क्या है, जीडीपी मतलब देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो देखा जाता है। देश में पॉवर्टी कितनी है, गरीबी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का क्या है, रूरल डेवलपमेंट मतलब हमारे देश में जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे कितना डेवलपमेंट, और ये सब बातें अगर आप देखना चाहते हो, इश्यूज देखना चाहते हो, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होते हैं। क्योंकि जैसे एक इन्फ्लेशन भी है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट ना किसी एक व्यक्ति पे नहीं, सब पे पड़ता है। जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई हुई, तो महंगाई क्या किसी एक व्यक्ति के लिए होती है कि सबके लिए होती है, सर सबके लिए होती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया वो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे जो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट में लेकर आते हैं,
बोलो बात समझ में आई। इसलिए जो हमारा यूनिट, इसलिए हमारा जो पार्ट ए है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे ना, जितनी भी बातें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, वो सारे के सारे हमारे पूरे देश को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे नेशनल इनकम निकालना, मनी एंड बैंकिंग, देश की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करना, गवर्नमेंट बजट और उसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पूरे देश को इम्पैक्ट करती हैं। इसलिए सब किसके अंदर कवर होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होता है। अगर मैं बात करूँ बेटा, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो मैं बता ही चुका हूँ, बट फिर भी आप देख लो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ना ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, जो स्टडी करती है इकोनॉमी एज अ होल को। यहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी की जाती है, ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी की जाती है, स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि ये पूरे देश की इकोनॉमी एक्टिविटी को एनालाइज करता है। पूरे जो देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको एनालाइज किया जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल, ना कि किसी, नॉट जस्ट इंडिविजुअल यूनिट लाइक कंज्यूमर और अ फर्म। हम किसी इंडिविजुअल यूनिट यानी कंज्यूमर ऑफ फर्म का एनालाइज नहीं करते, बट ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एनालाइज करते हैं जो हमारी पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, इट फोकस ऑन एग्रीगेट वेरिएबल्स, यानी ये फोकस करता है एग्रीगेट वेरिएबल्स, यानी ऐसे टोटल वेरिएबल्स को, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल करना, यानी ऐसे टोटल वेरिएबल्स को, ठीक है, जिनका मतलब है टोटल लेवल पर चीजें जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम एग्रीगेट वेरिएबल्स जैसे कि टोटल लेवल पे चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी देश की टोटल नेशनल इनकम क्या है, देश का टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, देश में टोटल इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इन चीज़ों को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बोलते हैं ना कि कंसिडर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ना हमें हेल्प करता है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है, और जितने भी डिफरेंट सेक्टर एक दूसरे के साथ हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखो हमारे ना इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी सेक्टर, या यू कैन से अगर हम ऐसे भी सेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो ये आपस में सारे सेक्टर्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसी हमारी इकोनॉमी ओवरऑल परफॉर्म कर रही है, हमारी इकोनॉमी एक बेटर डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है, कि एक बोलते हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रही है, वो हमें यहाँ पर देखना होता है। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करने से ही हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक इंसान पर नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, अगर देश में अभी आप देख रहे हो, जैसे कि आज के टाइम पे अगर आपने देखा कुछ टाइम पहले हमारा बोलते हैं ना ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर हुआ, तो उसकी वजह से तेल के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इंडिया में ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण बेटा हमारे पूरे देश में जो बोलते हैं ना इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, पहनने की चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ तेल ही महंगा हो रहा है, ऑयल ही महंगा, उसका इम्पैक्ट हर किसी पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ रहा है। तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक इंसान पे नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। जैसे कंज्यूमर, बिजनेस और गवर्नमेंट सब इससे इम्पैक्ट होते हैं। इसी ओवर इम्पैक्ट को स्टडी करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। अब जब गवर्नमेंट को अपने देश में चल रहे इशू के बारे में ही पता नहीं होगा, जब गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर स्टडी ही नहीं करेंगी चीज़ों को, तो गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बनाएंगे। देखो एक गवर्नमेंट का काम क्या है, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसी फ्रेम्स करना, कि जिससे हमारे देश के अंदर सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से हो पाएँ। तो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी को स्टेबल और ग्रो करने में गाइड करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब सरकार को पता चलेगा स्टडी करके कि हमारे देश में इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो सरकार फिर उनके ऊपर करेक्टिव एक्शंस ले सकती है, मेजरमेंट ले सकती है और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को रोक सकती है। बोलो बात समझ में आई ना। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट होता है।
तो अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबसे पहला कंसेप्ट ही व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मीनिंग। तो अब आप बताओ, बता सकते हो? यस। तो मैक्रो इकोनॉमिक एक से ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो स्टडी करती है इकोनॉमी को एज अ होल, इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है, ठीक है। इट डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक, जैसे जैसे कि जैसे नेशनल इनकम हमारा देश का क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, देश में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मतलब जो पूरी कंट्री में हमारा प्राइस चल रहा है, क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या है हमारे देश में, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश का जीडीपी, हमारे देश का नेशनल इनकम किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखना होता है। तो इससे डील करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल बिहेवियर को स्टडी करता है, ना कि इंडिविजुअल या फर्म को, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल जैसे टोटल इनकम ऑफ इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, जो हमने यहाँ पढ़ा उसी को हमने इंग्लिश में पढ़ लिया। अच्छा, फादर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं वो जॉन मैनर्ड केनेसिस हैं, ठीक है, कीन्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, जॉन मैनर्ड कीन्स। तो ये हमारे क्या है मेरे बच्चे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो देखो मैंने यहाँ पे भी आपके लिए डायग्राम रखा है कि इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी को स्टडी करता है कि कैसे कंट्री डिसीजन लेती है टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, फोकस ऑन नेशनल इनकम या जीडीपी ऑफ अ कंट्री, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी देश में मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई जो डिसीजन लेता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेकर के, हमारे देश में बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अगर है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। खैर मनी एंड बैंकिंग में हम इसे बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, होता है। अब आते हैं हम बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करें, सेकंड पॉइंट में हमारा बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंजम्पशन गुड, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? तो देखो, कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए बने रहते हैं। तो अलग अलग तरीके के कंजम्पशन गुड्स हो सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, जैसे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। अगर हम ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो रिपीटेडली, बार बार, जैसे टीवी, कार, फ्रिज, ठीक है। आपने अपने घर में बेड देखा होगा, है ना, टीवी देखा होगा, कार देखा होगा, फ्रिज देखा होगा, व्हीकल देखा होगा, ये सब ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। आप इनको लंबे समय तक और रिपीटेटिवली यूज कर सकते हो, और क्योंकि इससे फिर और कुछ नहीं बनता है, और कुछ आप इससे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये फाइनल गुड्स भी होते हैं, और इनको आप डायरेक्टली कंज्यूम करोगे तो ये कंजम्पशन गुड्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कैसे होते हैं? नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो एक ही बार यूज होते हैं, फिर उसके बाद उनकी यूजिबिलिटी खत्म हो जाती है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ठीक है। जैसे फूड है, खाना आप देखते हो, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, आपको पता है वो बहुत हाईली पेरिशेबल्स होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उनको जल्दी यूज़ करना होता है, और एक बार यूज़ करके फिर उनकी यूजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मिल्क, मिल्क पी लिया तो फिर उसके बाद उसकी यूजिबिलिटी ख़त्म, और मिल्क को जल्दी से जल्दी यूज़ करना होता है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म तक रखोगे तो वो ख़राब हो जाता है। क्लोथ की भी लाइफ लिमिटेड ही होती है बेटा। तो ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, इनको आप ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो चाहे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो चाहे ड्यूरेबल गुड्स हो, ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए होते हैं। टीवी, कार, फ्रिज, फूड, मिल्क, क्लोथ, ये लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, इसलिए ये कंजम्पशन गुड्स होते हैं, क्योंकि जनता इनको कंज्यूम करती है, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर हम कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिनको यूज किया जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि एक बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री में मशीन लगा रहा है, इक्विपमेंट्स लगा रहा है, कंप्यूटर्स उसने अपने ऑफिस में इंस्टॉल करे, क्यों? क्यों वो मशीन को यूज़ कर रहा है, क्यों वो इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है? क्योंकि उस मशीनों के अंदर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। उन्हीं मशीनों की हेल्प से वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में। तो वो जो मशीन है, वो मशीन भी एक फाइनल गुड्स है, बट उसका नाम क्या है, कैपिटल गुड्स, क्योंकि इसे जनता यूज नहीं कर रही, एक मशीन जनता यूज नहीं करेगी। मान लो लेस बनाने वाली कंपनी जो चिप्स बना रही है, तो वो तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चिप्स बोलते हैं ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक आम जनता थोड़ी चिप्स बनाने वाली एक ह्यूज मशीन को बाय करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो हैवी मशीन्स जो बाई करी जाती हैं, इक्विपमेंट्स जो बाई करे जाते हैं, ठीक है, वो इसलिए बाय किए जा रहे हैं क्योंकि हम उनसे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो प्रोड्यूसर उन्हें बाय करता है। वो प्रोड्यूसर जो गुड्स बाय कर रहा है जिनसे वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में, उन
एसेट्स को, उन मशीनों को, उन इक्विपमेंट्स को वो क्या बोलता है, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो कैपिटल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिनको वो यूज करेगा फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मशीन, टूल्स, फैक्ट्रीज, ट्रैक्टर्स, इनका इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, ओनली फॉर प्रोडक्शन, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कैपिटल गुड्स। अब इन्हें कोई फाइनल कंज्यूमर जैसे नॉर्मल पीपल तो इनको यूज नहीं करता ना, इनको कौन यूज करता है, बिजनेस यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए इनको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कैपिटल गुड्स ना नॉट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, ये डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए नहीं है। जैसे टीवी, कार, फ्रिज, फूड, मिल्क, क्लोथ, तो ये डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए होते हैं, बट ये डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं होते, बट ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। एक मशीन को आप कंज्यूम नहीं कर सकते, बट एक मशीन आपको हेल्प करती है कि आप प्रोडक्शन कर पाओ, आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर पाओ इनटू अ फिनिश गुड्स। ठीक है, अब आप ये बात समझो ना, जब आपके पास रॉ मटेरियल होता है तो उस रॉ मटेरियल को, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है, कन्वर्ट करते हो इनटू अ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो क्या वो ऐसे ही हो जाता है? तो जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हो तो मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो। ठीक है, और इस प्रोडक्शन प्रोसेस में आप क्या यूज करते हो, अपने कैपिटल गुड्स यूज करते हो। तो कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके ही, इनकी हेल्प लेकर ही हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर पाते हैं इनटू अ फिनिश गुड्स। दैट्स व्हाई इनको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। ठीक है, यस। इंग्लिश में बात करें तो जो गुड्स और गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, जो गुड्स और गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, मशीन आपके रॉ मटेरियल को हेल्प कर रही है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो गुड्स और गुड्स को बनाने में मदद करते हैं उन्हें ही हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। देखो जैसे ये कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये सब हम कहाँ यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो इनका हम यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो देखो ये हैं, इनको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? द आंसर इज यस। फिर इसके बाद आते हैं फाइनल गुड्स। अब देखो फाइनल गुड्स ना दो तरीके के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स ये दोनों हैं, कंजम्पशन और कैपिटल, क्योंकि जो कंजम्पशन गुड्स हैं और जो कैपिटल गुड्स हैं, इनको बोलते हैं जब प्रोड्यूस किया जाता है तो इनके बाद इनका कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर आपने टीवी का फ्रिज बनाया है तो ये सीधा लोग इसे कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इनकी फैसिलिटी लेंगे, और अगर फूड, मिल्क, क्लोथ है तो इनको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, इनकी फैसिलिटी लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फाइनल है, इनसे फर्दर और कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको और फिर फर्दर बोलते हैं ना, कन्वर्ट करके कहीं बेच नहीं सकते। ठीक है, आप डायरेक्टली इसे अपने घर में कंज्यूम करोगे। और कैपिटल गुड्स को एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में कंज्यूम करता है डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंज्यूम का मतलब है कि यूज करता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ फिनिश गुड्स। तो कहने का मतलब है कि कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स दोनों ही फाइनल गुड्स होते हैं। देखो तो फाइनल गुड्स क्या है, वो गुड्स जो रेडी फॉर है फाइनल कंजम्पशन, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स हो कंज्यूमर्स के लिए, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो प्रोड्यूसर के लिए, पर दोनों ही फाइनल गुड्स होते हैं, बिकॉज रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन होते हैं या फॉर इन्वेस्टमेंट होते हैं। कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर गुड्स का, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर अपने कैपिटल गुड्स पे। तो फाइनल कंजम्पशन जो है वो किसका हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, कैपिटल गुड्स पे। तो इसलिए कंज्यूमर गुड्स हो जो कंजम्पशन के लिए बने, या कैपिटल गुड्स हो जहाँ पे प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर पाए इनटू अ फिनिश गुड्स, तो ऐसे में इन दोनों गुड्स को क्या बोला जाता है, फाइनल गुड्स बोला जाता है। ठीक है, बोलो बात समझ में है? और ये नॉट यूज फॉर रीसेल, और आप इन्हें रीसेल के लिए यूज नहीं करते, आप इनको बेचोगे ही नहीं, आप इनको कंज्यूम करोगे। ठीक है, एक करेगा अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरा भी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, बट एक डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर लेगा और एक उसको डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं करेगा बट हेल्प लेगा उन कैपिटल गुड्स की टू डू अ फर्दर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा इनटू अ फिनिश गुड्स। जैसे ब्रेड बाउट बाय अ कंज्यूमर, तो एक कंज्यूमर अगर ब्रेड को बाउट कर रहा है तो वो सीधा उसको कंज्यूम करेगा, बट एक फैक्ट्री में अगर एक प्रोड्यूसर मशीन बाउट कर रहा है,
ठीक है, एक मशीन खरीद रहा है तो वो मशीन को कंज्यूम तो नहीं करेगा बट वो मशीन का यूज करेगा टू डू अ प्रोडक्शन। समझ रहे हो? तो एक है कंज्यूमर गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स, जो कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। वो गुड्स जिन पे आप कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, जो आप सिर्फ और सिर्फ या तो कंजम्पशन के लिए हैं या प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाए गए हैं, ऐसे गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं गुड्स को जब हम आगे जाके कभी अपने देश की नेशनल इनकम निकालेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो देखना हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है ये वो गुड्स होते हैं जो रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। यानी हमारे बिजनेस के पास, यानी हमारे प्रोड्यूसर के पास अगर कोई भी रॉ मटेरियल कच्चा माल पड़ा है जिसको यूज कर कर वो बनाएगा अपना फिनिश गुड्स यानी पक्का माल, तो जो भी कच्चा माल हमारे पास, रॉ मटेरियल हमारे पास पड़े ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं यहाँ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यानी जो फ्लोर है जैसे आटा, उसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए। तो आटा क्या हो गया आपके लिए, फ्लोर क्या हो गया आपके लिए, रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि उसका यूज करके आप ब्रेड बना रहे हो, फिर ब्रेड को मार्केट में बेच रहे हो। कॉटन को यूज किया जाता है ना क्लोथ इंडस्ट्री। आपको पता है कॉटन एक ऐसा रॉ मटेरियल, एक ऐसा फैब्रिक है जिससे क्लोथ बनाए जाते हैं। तो कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया जिसको यूज किया जाएगा क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर क्लोथ को बनाने के लिए। तो कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल। फ्लोर क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो इनका यूज करके बेटा हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, जो कि अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लाए जाते हैं, यानी रॉ मटेरियल, उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स ना नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। रॉ मटेरियल को काउंट नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, वो हम आगे देखेंगे क्यों। बट अभी अगर मैं हिंट दूं तो इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल ऐसे गुड्स हैं जिन पे फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये लकड़ी है, हमारा फर्नीचर का काम है, तो हमारे पास जो लकड़ी पड़ी हुई है ना, इस लकड़ी से हम क्या बनाएंगे, इस वुड से हम क्या बनाएंगे, इससे हम फर्नीचर बनाएंगे। तो ये लकड़ी पे अभी प्रोडक्शन होना है कि नहीं होना है? द आंसर इज यस सर, होना है। तो इसलिए हम नेशनल इनकम में रॉ मटेरियल को, ठीक है, कच्चे माल को बोलते हैं ना, नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। हाँ, फाइनल गुड्स, क्योंकि उस पर फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं होना, ये सारी चीज़ें बनकर रेडी हैं, बस अभी इन्हें बेचना है, तो इनको हम नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं। पर रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इन पर फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है। और ये इसलिए होता है टू रीजन टू अवॉइड डबल काउंटिंग, मतलब हम एक ही प्रोडक्शन को बार बार बोलते हैं ना कि रिपीट ना करें, तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए भी हम इंटरमीडिएट गुड्स को बोलते हैं ना कि इस्तेमाल में नहीं लाते हैं जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब मान लो एक व्यक्ति है ए, उसने, मान लो वो फार्मर है, ठीक है, और एक व्यक्ति है बी, वो मिलर है, ठीक है, और एक सी है, मान लो व्यक्ति जो है बेकर। ठीक है, तो मान लो फार्मर ने वीट उगाया, मान लो 100 रुपए का, तो इसने ये वीट ना किसको दे दिया, इसने ये वीट किसको दे दिया, मिलर को दे दिया। अब मिलर ने इसी वीट का, इसी गेहूं का इस्तेमाल करके फ्लोर बनाया, यानी आटा बनाया। ठीक है, अब उसने बोला मैं तो इसे 200 रुपए का बेचूंगा। ठीक है भाई, तू 200 रुपए का बेच ले, पर तूने वीट तो कितने रुपए का लिया है, 100 रुपए का लिया है। मतलब तेरे आटे के अंदर 100 रुपए का जो रॉ मटेरियल है वो तो कहाँ से आ रखा है, फार्मर की तरफ से आ रखा है। इसका मतलब है मिलर जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है ना, वो 200 रुपए का नहीं, वो 100 रुपए का दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ना, अगर हमें मिलर का एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, वैल्यू एडेड देखना है, तो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी जो भी मिलर ने रॉ मटेरियल लिया है, कितने का लिया, मान लो 100 रुपए का, वो माइनस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मिलर के द्वारा जो अपना एफर्ट दिया गया, अपना प्रोडक्शन जो उसने दिया है, वो कितना दिया है, 100 रुपए का दिया। वैसे ही मान लो मिलर ने अपना अपना फ्लोर किसको दिया, बेकर को दिया, और बेकर ने इससे क्या बनाया, ब्रेड बनाया मान लो।
अब वो कह रहे हैं कि मैं ब्रेड कितने का बेचूंगा, 500 रुपये का बेचूंगा। ठीक है भाई, तो 500 का बेच दे, पर तूने मिलर से तो 200 रुपये का क्या लिया है, फ्लोर लिया है। ठीक है, आटा लिया है, तो उस आटे को तो बेकर ने नहीं बनाया था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तरह यानी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया था, तो उसको लेस कर दो। तो अगर 200 रुपये लेस किए जाएंगे तो इसका मतलब है कि बेकर ने अपना कंट्रीब्यूशन कितना दिया, 300। तो यही है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर हम नहीं हटाएंगे ना, तो हम क्या कर देंगे, डबल काउंटिंग कर देंगे। फार्मर का कंट्रीब्यूशन मिलर में जाकर इंक्लूड हो जाएगा और मिलर का कंट्रीब्यूशन बेकर में जाके इंक्लूड हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को ना हम कंसिडर ही नहीं करते नेशनल इनकम में, बिकॉज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है, कि हम डबल काउंटिंग से बचना चाहते हैं, दैट्स वाई। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो का। अच्छा, स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है? देखो, स्टॉक का मतलब होता है एक क्वांटिटी जो आप मेजर कर रहे हो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मान लो कि अगर आप इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, तो उसको स्टॉक बोला जाता है। यानी एक फिक्स टाइम पर जो चीज एग्जिस्ट करती है वो स्टॉक है। जैसे आप मेजर कर रहे हो कि देखो की फीचर क्या है स्टॉक के, जैसे आप मेजर कर रहे हो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे, कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम की बात हो रही है तो वो स्टॉक है। ठीक है, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, मतलब किसी पीरियड की बात नहीं हो रही है। जैसे मान लो हमने 6 महीने का बोलते हैं ना कि स्टडी करा, 9 महीने का स्टडी करा या पूरे साल का स्टडी करा। अब जैसे देखो, हम यहाँ पे देश की नेशनल इनकम निकालेंगे तो देश की नेशनल इनकम निकलती है 1 साल की, तो पूरा 1 साल है ना उसमें, मतलब पूरा पीरियड इन्वॉल्व है, तो वो फ्लो होता है। स्टॉक होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे वेयर हाउस में एट द एंड ऑफ द ईयर कितना कितना स्टॉक पड़ा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च को मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस के वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, बिजनेस के वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, कितने अनसोल्ड गुड्स पड़े हुए उन्हें स्टॉक कहते हैं, तो कितना वेयर हाउस में पड़ा है तो उसको मैं स्टॉक बोल दूंगा। ठीक है, अच्छा ऐसे मानो जैसे एक बोलते हैं ना नलके से पानी बह रहा है, तो बह रहा है तो वो फ्लो है। पर एक बाल्टी में मान लो आपने पानी इकट्ठा करके रखा है तो वो तो रुका हुआ है ना, वो तो स्टॉक है। समझ में? तो स्टॉक का मतलब है कि जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो, जहाँ पर टाइम डायमेंशनल नहीं है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे टाइम की बात नहीं करी जा रही है, बस एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर ही स्टडी करी जा रही है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। अब जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वेल्थ कितनी है, तो मैं अपनी वेल्थ को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही तो देखूंगा ना कि आज मेरी वेल्थ अभी कितनी है, तो वो स्टॉक हो गया। ठीक है, मैंने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखूंगा कि मैंने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, वो स्टॉक है। ठीक है, तो समझ रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस चीज की स्टडी की जाए वो स्टॉक होता है। पर अगर फ्लो की बात करी जाए तो फ्लो रेफर करता है एक ऐसी क्वांटिटी को जिसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज होती हैं वो फ्लो होती हैं। जैसे की फीचर ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो में क्या होता है, जैसे मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर हम एक पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो एक पीरियड की होती है कि इन 10 सालों में मान लो हमारे देश में कितनी जनसंख्या बढ़ी या घटी। ठीक है, तो वो फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, मान लो कि हम देखना चाहते हैं नेशनल इनकम, अपने देश की इनकम निकालना चाहते हैं, तो पूरे साल में हमारे देश में कितना पैसा आया गया वो हम देखना चाहते हैं, तो पूरे 1 साल की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, मिलता मान लो 31 मार्च को है, अभी 11th में आया होगा रिपोर्ट कार्ड, 31 मार्च को मिला होगा। क्या वो 31 मार्च का ही रिजल्ट बताता है कि पूरे साल का आपको परफॉर्मेंस देता है, वो पूरे साल का परफॉर्मेंस देता है कि पूरे साल भर तुम लोगों ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी, तो वो फ्लो है। जिसमें एक पीरियड की बात हो जाए तो वो फ्लो है। अच्छा, शो मूवमेंट और चेंजेस, जहाँ पे मूवमेंट और चेंजेस के बारे में बताया जाता है वो फ्लो होता है। तो स्टॉक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी चीज की स्टडी करो तो वो स्टॉक है। पर एक पीरियड की स्टडी कर रहे हो जहाँ पे एक पीरियड इन्वॉल्व हो जाता है वो फ्लो हो जाता है। डिफरेंस क्या है देखो स्टॉक एंड फ्लो में, टाइम जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी कर रहे हो किसी भी चीज की तो वो स्टॉक है। बट अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर स्टडी कर रहे हो जहाँ पे पीरियड इन्वॉल्व है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम की स्टडी कर रहे हो तो फ्लो है। जैसे अगर आप देखना चाहते हो कि 31 मार्च को मेरी वेल्थ, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, 31 मार्च को देखना चाहते हो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो स्टॉक है। पर आप देखना चाहते हो कि मैं इनकम हर साल कितनी कमाता हूँ, इनकम हर साल कितनी कमाता हूँ,
तो वो फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि उसमें पूरा साल, पूरे 12 महीने इंक्लूड हो रहे हैं। समझ में आई बात? यस। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इन अ ईयर, जो आपके पास ऑलरेडी कैपिटल स्टॉक है, जैसे आपके पास मशीन, फर्नीचर, फैक्ट्री, ट्रैक्टर्स, जो भी आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आपके पास गुड्स अवेलेबल है यानी कैपिटल गुड्स, उनमें कितना एडिशन हुआ है इस साल, आपने और कितने कैपिटल एसेट्स बाय करे हैं, कितने और मशीनें, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, लैंड, ट्रैक्टर्स, इक्विपमेंट्स आपने और इस साल कितने बाय करे, टोटल एडिशन कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक में इन अ ईयर, उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इसमें इंक्लूड्स होते हैं न्यू कैपिटल फॉर्मेशन, जो नए एसेट्स आप लेकर आए हो, नई मशीनें लेकर आए हो, वो तो इंक्लूड होती हैं, बट अगर आपने कोई पुराना एसेट, पुरानी मशीन बेचकर या पुरानी बिल्डिंग बेचकर या पुराना फैक्ट्री बेचकर अगर रिप्लेस किया है उसकी जगह पे, तो वो भी यहाँ पर काउंट होता है। तो न्यू कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कोई पुराना एसेट बेचकर अगर आप नया लेकर आए हो, रिप्लेसमेंट कराए, तो वो भी इसमें काउंट होता है। तो जितना पैसा आपने नए एसेट्स को खरीदने के लिए या पुराने एसेट को बेच के नए एसेट को खरीदने के लिए जितना पैसा आपने स्पेंड किया है, वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, कई बच्चों को कैपिटल स्टॉक समझ नहीं आता, तो कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है। कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है वो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिजिकल एसेट, फिजिकल एसेट की वो टोटल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है मशीन्स, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट को, जिन्हें आप यूज करते हो इन अ प्रोडक्शन, इन अ इकोनॉमी और अ बिजनेस। जिसे आप एक इकोनॉमी यानी बिजनेस में यूज करते हो एज अ प्रोडक्शन के लिए, उनकी टोटल वैल्यू, उन फिजिकल एसेट की टोटल वैल्यू को ही कैपिटल स्टॉक बोला जाता है। यानी मशीन, बिल्डिंग, टोटल टूल्स और इक्विपमेंट, इन सब की टोटल वैल्यू को ही कैपिटल स्टॉक बोला जाता है। सिंपल वर्ड, स्टॉक मैनमेड गुड्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो मैन मेड गुड्स है। मशीन किसने बनाई? ह्यूमन ने। फैक्ट्री किसने बनाई? ह्यूमन ने। इक्विपमेंट्स किसने बनाए? ह्यूमंस ने। ठीक है, तो कैपिटल स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो मैन मेड गुड्स होता है, जिन्हें यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग, लैंड और बोलते हैं ना फैक्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है कि हम अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये हमारे कैपिटल स्टॉक होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मशीन्स इन फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड वेयरहाउस, ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये सब हमारे कैपिटल स्टॉक्स होते हैं क्योंकि इन सब का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब देखो ऑब्वियसली बात है, जब हम अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब हम अपने कैपिटल एसेट, कैपिटल गुड्स को निरंतर प्रोडक्शन में यूज करते रहेंगे, तो इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी, तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी लॉस इन अ वैल्यू ऑफ कैपिटल ड्यू टू वेयर एंड टेयर एंड ऑब्सोलेंस। अगर हम रेगुलर यूज कर रहे हैं तो वेयर एंड टेयर आता रहता है एसेट्स में, एसेट की वैल्यू जनरली लूज आउट होती रहती है, या मार्केट में मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो उसके आने से भी पुराने जो हमारे एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। देखते हो ना, जब भी कोई मोबाइल फोन्स में देखो, जब भी कोई नया मॉडल आता है किसी भी मोबाइल फोन का, भी जैसे एप्पल 17 प्रो मैक्स चल रहा है, 18 आ जाएगा तो 17 की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि ऑब्सोलेसेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर एंड टेयर यानी रेगुलर यूज करने के दौरान या मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारे एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, यानी उस पर क्या लग सकता है? डेप्रीसिएशन लग सकता है। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट। कभी कभी नेट इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, वैसे आता नहीं है बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, जितने भी एसेट्स आपके पास पड़े हुए हैं उनमें हम माइनस कर देते हैं डेप्रीसिएशन, तो हमारे पास आ जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जितने एसेट आपके पास पड़े हैं, जितने रुपए के एसेट्स आपने ओरिजिनली बाय करे हैं, उन पे आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। जितना आपने उनको यूज कर लिया है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एसेट की नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है। मान लो आपने अपने एसेट्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। 1 साल यूज करने के बाद इन पे डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 का, तो कहीं ना कहीं अब आपके जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल एसेट्स हैं, कैपिटल स्टॉक्स हैं, इनकी जो वैल्यू है कितनी रह गई? सिर्फ 90,000। तो इसी को ही नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? यस। तो इसी के साथ ना देखो बेटा, आज के लेक्चर में मैंने आपको व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है,
तो आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। बाकी अगर कहीं डाउट होंगे तो आप इस बोलते ना अपने डाउट्स को इस वीडियो के अपलोड होते साथ ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, ठीक है, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उनके बीच में आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा, बाय।